झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी का, और 51 सीटें, और ये नंबर जो है वो और बढ़ सकता है। ये जो नंबर है ये और बढ़ सकता है। 51 सीटें इस वक्त में हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के पास में यहां पर झारखंड में आ रही है, यानी बिना रोक टोक के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है झारखंड के अंदर। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या उनके ऊपर है। लेकिन बाबूलाल मरांडी वो हार स्वीकार कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के अंदर, और इस वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी ने जो है वो वहां पर हार को स्वीकार कर लिया है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। 51 सीटें वहां पर हेमंत सोरेन की आ रही हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा झारखंड में, और एनडीए उसके पास में 28 सीटें ही आई हैं। यानी अब कहा जा सकता है कि अगर ये थोड़ा सा और जो है तस्वीर खराब हुई बीजेपी के लिए, तो तकरीबन आधे पर जो है वो बीजेपी यहां पर आ जाएगी, और इंडिया गठबंधन यहां पर 51 सीटों के साथ में। एक तरफ महाराष्ट्र का आंकड़ा आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जो है वो सुखद तस्वीर नजर आ रही है, अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। जलेबी जो है वो बीजेपी के कार्यालय में वहां पर बन रही है। वहीं पर आप देखें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा लहरा दिया है, और इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र के अंदर सरकार बन रही है। 51 सीटें महाराष्ट्र के माफ कीजिए झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की आ गई है। हेमंत सोरेन ने एक तरीके से जो बात कही उसको जो है वो जनता के बीच में वो लेकर के गए, और हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत भारी पड़ा, उसका नुकसान हुआ। हेमंत सोरेन को लेकर के लोगों की सहानुभूति थी, और हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद, ये दोनों तस्वीर हम इस वक्त में आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले जब वो हेमंत सोरेन क्लीन सेव में थे उस वक्त की तस्वीर है, और उसके बाद में जेल से आने के बाद उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई, वही अपना लुक रखा, लोगों के अंदर मैसेज दिया कि देखिए कैसे जो है वो एक मुख्यमंत्री को उन्होंने जो है वो जेल में डाल दिया। और बीजेपी ने चंपई सोरेन, जो जिनको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, चंपई सोरेन जो है वो कोई फायदेमंद बीजेपी के लिए साबित नहीं हुए। चंपई सोरेन अपनी सीट बचा पाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली है, और हेमंत सोरेन ने पूरा माहौल पलट दिया है। ये सीधे तौर पर जो है वो माहौल यहां पर नजर आ रहा है, और हेमंत सोरेन पूरी तरह से सरकार बना पाने में यहां पर कामयाब दिखाई दे रहे हैं, और हेमंत सोरेन ने झंडे गाड़ दिए हैं। तो एक तरीके से कल्पना सोरेन की जो मेहनत थी, उन्होंने जो रैलियां की, जो रैलियों में लोग उमड़ करके आ रहे थे, मोदी साहब ने हेमंत सोरेन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ यहीं पर जाकर के नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन उस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार दिया लोगों ने। मोदी जी की, बीजेपी की जो नफरत की राजनीति लगातार वहां पर की जा रही थी, उस नफरत की राजनीति की करारी हार हुई है, और यहां पर हेमंत सोरेन सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, और बीजेपी उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा करारा झटका जो है वो लगा है बीजेपी के लिए। और निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने यहां पर लगातार जो है वो वहां पर रखा, और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा बयानबाजी कर रहे थे, जिहादी वोट, ये वोट, वो वोट, सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया। सीएनआरसी की बात भी कही गई, तो सीएनआरसी की बात भी जो है वो धराशायी हुई, और आदिवासी वोट वो एक तरफा हेमंत सोरेन की तरफ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान इस बात का भी हुआ है कि वो अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए, कि अगर हेमंत सोरेन है तो दूसरी तरफ उनके सामने कौन है। तो यानी ये जो राजनीति है आज के वक्त की, एक जो नई राजनीति है जिसमें आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बताना पड़ता है, उस नई राजनीति के अंदर ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि ये आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है वो महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर इस बात का भी नुकसान हुआ है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहें तो प्रोजेक्ट नहीं किया। हालांकि अब नंबर के हिसाब से तो वो बातें ही जो है वो अपने आप में बहुत पीछे रह गई, लेकिन अब जो है जिस तरह की बाइपोलर चुनाव होते हैं, मोदी वर्सेज राहुल होता है, या केजरीवाल वर्सेज जो है वो ये सवाल पूछा जाता है, या योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव होता है, तो वो राजनीति फिर भी लोगों को थोड़ा सा समझ में आती है कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है। लेकिन अगर दूसरी तरफ चेहरा ही दिखाई नहीं देता है
तो फिर उसका कहीं ना कहीं नुकसान वो उठाना पड़ता है, और वो नुकसान जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर निकल करके सामने आ रहे हैं 50, 55, 51, ये आखिरी में नंबर जो है कहीं तक भी जा सकता है। मतलब कम से कम 50 सीटें तो जरूर रहेगी, और सरकार को जोड़ने तोड़ने की कहीं पर कोई बीजेपी कोशिश भी नहीं कर सकती है। मतलब जो बीजेपी के पास में आजकल एक हथियार कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से जो है वो लोकतंत्र को कुचलने में लगी हुई है, ये सारी जो बातें हैं वो झारखंड के अंदर जो एक तरीके से धराशायी हो गई है। और बीजेपी अब कहीं तक भी इस स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है कि बीजेपी अपने आप को यहाँ पर कोई फिगर में ला भी पाए। लेकिन अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र जो बड़ा राज्य था, वो बड़ा राज्य बीजेपी ने जो है वो अपने काबू में कर लिया है। बिल्कुल साफ तौर पर जो है वो बहुमत यहाँ पर बीजेपी के खेमे में है, और उसमें एनडीए नहीं बल्कि आप बीजेपी ही समझिए, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे को जरा सा भी भाव नहीं मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे आज तक केवल सुबह 8-9 बजे तक वो मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको डिप्टी सीएम के तौर पर जरूर जो है वो बीजेपी रख सकती है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, और जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम का पद जो है वो लोग स्वीकार भी करेंगे। लेकिन झारखंड में बीजेपी का कोई दाव नहीं चला, और ये अपने आप में सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि एक राज्य के अंदर जब बड़े नेता थे और वो बड़े नेता कुछ नहीं कर पाए, मतलब यहाँ पर जो है वो शरद पवार कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए, तो बीजेपी ने क्या ऐसा जोड़ तोड़ लगा दिया, क्या ऐसा समीकरण कर दिया, तो बीजेपी को कैसे वहां पर इतनी तगड़ी जो है वो जीत मिल गई, ये सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो है वो माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की महाराष्ट्र के अंदर, तो माहौल भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि बीजेपी का कोई बहुत भयंकर माहौल बन गया है, और बीजेपी ने वहां पर अपने आप को जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो रैली के अंदर देखें या कहीं और देखें तो आपस में बहुत जो है वो उठापटक नजर आ रही थी। अजीत पवार खुद कह रहे थे कि ये बटेंगे कटेंगे राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। पंकजा मुंडे जो है वो बगावत करती हुई एक तरीके से इस नारे को लेकर के नजर आ रही थी। फिर उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे नहीं यही नारा चलेगा। देवेंद्र फडणवीस काफी देर तक खुद जो है वो पीछे रह गए। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में नरेंद्र मोदी ने जो बेटी वाला नारा दिया, ऐसा लगता है कि आदिवासी लोगों ने उसको जो है वो अपनी माटी के साथ में जोड़ लिया, और आदिवासी लोग जो है वो इस बात को लेकर के नाराज हो गए कि आप एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए ये अगर तथ्य के तौर पर अगर हम देखें, फैक्ट के तौर पर अगर हम देखें, तो बीजेपी ने एक सीधा सफेद झूठ वो पेश किया, बिल्कुल सीधा सफेद झूठ पेश किया, क्योंकि झारखंड की सीमा किसी राज्य के साथ में नहीं लगती है। झारखंड में घुसपैठ हो ही नहीं सकती है, अगर घुसपैठ होती भी है तो केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से है, केंद्र सरकार के निकम्मेपन की वजह से होगी। क्योंकि आप अगर ये कहें कि दिल्ली के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें अरविंद केजरीवाल कैसे जिम्मेदार है, अगर कोई ये कहे कि तेलंगाना के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, अगर कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो फिर उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल के साथ में लगती है, वहां पर जो है घुसपैठ एक मुद्दा हो सकता है। या पंजाब के लेकर के ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान के साथ में उनका बॉर्डर टच होता है, या गुजरात को लेकर के ये बात कही जा सकती है। लेकिन आप एक बीच के राज्य के लिए कैसे इस बात को कह सकते हैं? आप जो है वो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ को अगर इसके लिए दोषी ठहराएं तो छत्तीसगढ़ को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? तो ये सवाल, हरियाणा को अगर आप दोषी ठहराएं घुसपैठ के लिए तो हरियाणा को कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? तो ये सारे मुद्दे थे जो मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी तरफ से उछालने की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुपड़ा साफ यहां पर बीजेपी का हो गया। बीजेपी को एक तगड़ा करारा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी ने जैसे यहां पर चुनाव में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, हिमंता बिस्वा शर्मा को यहां पर लगातार लगा करके रखा। हिमंता बिस्वा शर्मा के इतने नफरती बयान थे कि आप टीवी पर घर में अपने बेटे बेटी के सामने बैठ करके नहीं देख सकते हैं। मतलब वो कहने के लिए एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने नफरती बयान कोई कैसे दे सकता है? एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके हिमंता बिस्वा शर्मा सीधे तौर पर जो है वो एक ऐसी नफरती बात वहां पर परोस रहे थे, इतनी नफरती ट्वीट वो लगातार कर रहे थे। अब हो सकता है कि वो जाकर के अपने राज्य में बैठ जाएं आराम से थोड़ा सा, लेकिन
यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी भी एक तरीके से करारी हार है।